वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैद जी आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गुड़बंदी परमात्मानुभूति की चरम दशा का नाम है। उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है, मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों ही हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोद कर निकाला है। तभी हम हवाई जहाज से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम ज्योतिषी से बनवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कतों को दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं। स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पेलते हैं और इलाज करने के लिए योगाश्रमों में जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सिकोड़ते हैं। इसी तरह विलायती तालीम से पाया हुआ जनतंत्र स्वीकार करते हैं और उसको चलाने के लिए परंपरागत गुटबंदी का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में चाहे युद्ध काल रहा हो या शांति काल, राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही। अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को बाहर भगाने के झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आज़ादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको भी हमने बढ़ावा दिया। अब हम गुटबंदी को तू मैं, लात, झूठा, साहित्य और कला की सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक आस्था है। यह वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन, इतिहास और भूगोल है। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का दूसरा कारण लोगों का यह विचार रहा था कि कुछ होते रहना चाहिए। यहाँ सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफ़ी हाउस नहीं है, मारपीट, छुराबाजी, सड़क की दुर्घटनाएं, नए नए फैशनों की लड़कियाँ, नुमाइशें, गाली गलौज, सार्वजनिक सभाएं, ये भी नहीं है। लोग कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या सुनें? इसीलिए कुछ होते रहना चाहिए। 4 दिन हुए, कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया था जो एक लड़के ने लड़की को लिखा था। लड़के ने चालाकी दिखाई। पत्र पढ़ने से लगता है कि वह सवाल नहीं, लड़की के पत्र का जवाब है, पर चालाकी कारगर नहीं हुई। लड़का डांटा गया, पीटा गया, कॉलेज से निकाला गया, फिर उसके बाप के इस आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम नहीं करेगा और इस वादे पर कि कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंटें दी जाएंगी, कॉलेज में फिर से दाखिला कर लिया गया। कुछ भी हो तो उसका असर 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। उससे पहले लड़के के पास देसी कारतूसी तमंचा बरामद हुआ था। तमंचा बिना कारतूस का था और इतना भोड़ा बना था कि देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता था। पर इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़के को और वैद्य जी के आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने चली गई। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ होने वाला है और लगा कि 4-6 दिन तक होता रहे, पर शाम तक पता चला जो निकला था वह तमंचा नहीं था, बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। वह क्लर्क साहब थाने में पुलिस के कहने पर नहीं बल्कि अपने मन से ही तफरी करने चले गए थे। और लड़का गुंडागर्दी नहीं कर रहा था, बल्कि वह बांसुरी अच्छा बजाता था। शाम को जब क्लर्क साहब तफरी करते हुए और लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला तो लोगों की तबीयत गिर गई। वे समझ गए कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ और उनके सामने फिर वही शाश्वत प्रश्न पैदा हो गया, अब क्या करें? उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि हर कॉलेज में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरार थे। इसी धोखे में वे एक दिन वैद्य जी से कह आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। वैद्य जी ने सिर हिलाकर कहा, यह एक नवीन विचार है। नवयुवकों को नवीन चिंतन करते रहना चाहिए। उनके प्रत्येक नवीन विचार का मैं स्वागत करता हूँ।
पर यह प्रश्न प्रबंधन समिति के देखने का है। उनकी अगली बैठक में यदि यह प्रश्न सामने आया तो इस पर समुचित विचार किया जाएगा। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंधन समिति की अगली बैठक कभी नहीं होती। उन्होंने तत्काल वाइस प्रिंसिपल का पद पाने के लिए एक दरख्वास्त लिखी और प्रिंसिपल को इस प्रार्थना के साथ दे दिया कि इससे प्रबंधन समिति की अगली बैठक में पेश किया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान रह गए। उन्होंने वैद्य जी से जाकर पूछा, खन्ना को दरख्वास्त देने की सलाह आपने दी है? इसका उत्तर वैद्य जी ने 3 शब्दों में दिया, अभी नवयुवक है। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब शिवपालगंज के रास्ते पर मिलने वाले हर आदमी से प्राणी शास्त्र का यह तथ्य बता रहे थे कि आजकल के लोग ना जाने कैसे हो गए हैं। खन्ना मास्टर की इस हरकत का वर्णन वे मुंह में राम बगल में छुरी, हमारे ही पाली लोमड़ी हमें ही हुआ हुआ, यद्यपि लोमड़ी हुआ हुआ नहीं करती है, पीठ में चूड़ा भोंकना, मेढक को जुकाम हुआ है जैसी कहावतों के सहारे करते हैं। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े के सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक के शौक चर्राया कि हम भी नाल ठोकवाएंगे। बहुत कहने पर नाल वाले ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोक दी। बस मेढक भाई वहीं ढेर हो गए। शौकीनी का नतीजा बुरा होता है। इस पंचतंत्र के पीछे वही भय था। आज जो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है वह कल प्रिंसिपल चाहेगा। इसके लिए प्रबंधन समिति के मेंबरों को अपनी ओर तोड़ेगा, मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों में मारपीट के लिए उकसाएगा, ऊपर शिकायतें भिजवाएगा। कमीना है और कमीना रहेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इस कविता को ऊपर दर्ज करके रामाधीन भीकम खेड़वी ने वैद्य जी को पत्र लिखा था। उसका आशय यह था कि प्रबंधन समिति की बैठक जो पिछले 3 साल में नहीं हुई है उसे 10 दिन में बुलाई जानी चाहिए और कॉलेज की साधारण समिति की सालाना बैठक जो कॉलेज की स्थापना के साल से अब तक नहीं हुई है के बारे में वहाँ विचार होना चाहिए। उन्होंने विचारणीय विषयों में वाइस प्रिंसिपल की तकरूरी का भी हवाला दिया। प्रिंसिपल साहब जब यह पत्र अपनी जेब में डालकर वैद्य जी के घर से बाहर निकले तो उन्हें अचानक उसमें गर्मी सी निकलती महसूस हुई। उन्हें जान पड़ा कि उनकी कमीज झुलस रही है। गर्मी की धाराएं कई दिशाओं में बहने लगी है। एक धारा उनके कोट को झुलसाने लगी है, दूसरी कमीज के नीचे से निकलकर उनकी पैंट के अंदर घुस गई है और उसके कारण उनके पैर तेजी से बढ़ने लगे। तीसरी धारा उनकी आँख, कान और गला पर लाल पॉलिश करते हुए खोपड़ी के उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहाँ कुछ आदमियों का दिमाग हुआ करता है। कॉलेज के फाटक पर ही उन्हें रुक्पन बाबू मिल गए और उन्होंने रुक कर कहना शुरू किया, देख लिया तुमने, खन्ना रामाधीन का खूंटा पकड़कर बैठा है, वाइस प्रिंसिपल का शौक चल रहा है। एक बार एक मेढक ने देखा कि घोड़े के नाल ठोकी जा रही है तो उसने भी। रुक्पन बाबू कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे और जल्दी में थे। वे बोले, जानता हूँ मेढक वाला किस्सा यहाँ सभी को मालूम है, पर मैं आपसे एक बात साफ साफ बता दूँ, खन्ना से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल का होना जरूरी है। आप नहीं रहते तो यहाँ सभी मास्टर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। टीचर्स रूम में गुंडागर्दी होती है, क्या बताएं। वहीं हे ठे ठे फे फे। वे गंभीर हो गए और आदेश के ढंग से कहने लगे, प्रिंसिपल साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए। खन्ना सबसे ज़्यादा सीनियर है, उन्हें ही बन जाने दीजिए। सिर्फ नाम ही की तो बात है, तनख्वाह तो बढ़ानी नहीं है। प्रिंसिपल साहब का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उछल कर फेफड़े में घुस जाएगा। वे बोले, ऐसी बात अब भूल कर भी ना कहना रुक्पन बाबू। ये खन्ना वन्ना चिल्लाने लगेंगे कि तुम उनके साथ हो। यह शिवपालगंज है, मजाक में भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ। खैर देखा जाएगा।
कहते कहते रुपन बाबू आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल साहब तेजी से अपने कमरे में गए। ठंडक थी पर उन्होंने कोट उतार दिया। शिक्षा संबंधी सामानों की सप्लाई करने वाले किसी दुकान का एक कैलेंडर ठीक उनकी नाक के सामने की दीवार पर टंगा हुआ था, जिसमें नंगे बदन पर लगभग एक पारदर्शी साड़ी पहने हुए कई फिल्म एक्ट्रेस एक आदमी की ओर लड्डू जैसे बढ़ा रही थी। आदमी चेहरे पर बड़े बड़े बाल लगाए हुए, एक हाथ आंख के सामने उठाए ऐसा मुंह बना रहा था जैसे लड्डू खाकर उसे अपच हो गई। यह मेनका और विश्वामित्र थे। वे इन्हीं को थोड़ी देर देखते रहे, फिर घंटी बजाने की जगह जोर से चिल्लाकर उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, खन्ना को बुलाओ। चपरासी ने रहस्य के स्वर में कहा, फील्ड की तरफ गए हैं और मालवी जी भी साथ में हैं। प्रिंसिपल ने उतरकर सामने रखे हुए कमलदान को घसीटकर दूर रख दिया। कमलदान भी नमूने के तौर पर किसी एजुकेशन एम्पोरियम से मुफ्त मिला हुआ था और जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने उन्हें दूर पटका था उससे लगता था कि उस साल एम्पोरियम का कोई भी माल कॉलेज में नहीं खरीदा जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था। वे इस चपरासी को सिर्फ यह बताना चाहते थे कि वे उसकी खुफिया रिपोर्ट अभी सुनने पर तैयार नहीं है। उन्होंने कड़क कर कहा, मैं कहता हूं खन्ना को इसी वक्त बुलाओ। चपरासी गांडे का साफ कुर्ता और धोती पहने हुए था। उसके पैरों में खड़ाऊ और माथे पर तिलक था। उसने शांतिपूर्वक कहा, अरे जा रहा हूं, खन्ना को बुला लाता हूं, इतना गरज क्यों रहे हो? प्रिंसिपल साहब दांत पीसते हुए तिरछी निगाहों से मेज पर रखे हुए टीन के एक टुकड़े को देख रहे थे। इस पर पॉलिश करके एक लाल गुलाब का फूल बना दिया गया था। नीचे तारीख और महीना बताने के लिए कैलेंडर लगाया गया था। इसे शराब बनाने की एक प्रसिद्ध फर्म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार में बनवाया था और मुफ्त में चारों दिशाओं में इस विश्वास के साथ भेज दिया था कि जहां ये कैलेंडर जाएगा वहां जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों और इस फॉर्म की शराब को कभी नहीं भूलेगी। पर इस वक्त कैलेंडर का प्रिंसिपल साहब पर कोई असर नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल गुलाब ने उन्हें शांति नहीं दी। न फेनेदार बियर की कल्पना ने उनकी आंख मूंदने को मजबूर किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाल गुलाब ने उन्हें शांति नहीं दी। ना फेनेदार बियर की कल्पना ने उनकी आंख को मूंदने के लिए मजबूर किया। वे दांत पीस रहे थे और पीसते रहे। अचानक जिस वक्त चपरासी की खड़ाऊ दरवाजे की चौखट पार कर रही थी, उन्होंने कहा, रामाधीर इन्हें वाइस प्रिंसिपल ही दिलाएंगे, टुच्चे कहीं के। चपरासी घूम पड़ा, दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, गाली दे रहे हो प्रिंसिपल साहब? उन्होंने कहा, ठीक है जाओ अपना काम करो। अपना काम तो कर रहा हूँ, आप है तो अब ना करो। प्रिंसिपल साहब माथे पर झुर्रियाँ डाले दीवार पर टंगे हुए एक दूसरे कैलेंडर को देखने लगे। चपरासी ने उसी तरह पूछा, कहें तो खन्ना पर निगाह रखना बंद कर दूं? प्रिंसिपल साहब चिढ़कर बोले, भाड़ में जाओ। चपरासी उसी तरह सीना ताने खड़ा रहा, लापरवाही से बोला, मुझे खन्ना वन्ना ना समझ लीजिएगा, काम 24 घंटा करा लीजिए, वह मुझे बर्दाश्त है, पर यह अबे तबे तू तड़ाक मुझसे बर्दाश्त नहीं। प्रिंसिपल साहब उसकी ओर देखते रहे। चपरासी ने कहा, आप बाभन हैं, मैं भी बाभन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। प्रिंसिपल साहब ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं खन्ना के लिए कह रहा था, टुच्चा है। रामाधीन से मिलकर मीटिंग कराने का नोटिस भिजवाता है। चपरासी को यकीन दिलाने के लिए कि यह गाली खन्ना को समर्पित है, उन्होंने फिर कहा, टुच्चा कहीं का, अभी बुलाए लाता हूँ। चपरासी की आवाज़ भी ठंडी पड़ गई। प्रिंसिपल साहब खड़ाओं की धीमी पड़ती हुई खटखट सुनते रहे। उनकी निगाह एक तीसरे कैलेंडर पर जाकर केंद्रित हो गई, जहां 5-5 साल के 2 बच्चे बड़ी बड़ी राइफलें लिए हुए बर्फ पर लेटे हुए थे और शायद चीनियों की फौज का इंतजार कर रहे थे और इस तरह बड़े कलात्मक ढंग से बता रहे थे कि फैक्ट्री में जूट के थैला सबसे अच्छा बनता है। और इस तरह कलात्मक ढंग से बता रहे थे कि फैक्ट्री में जूट के थैले सबसे अच्छे बनते हैं।
प्रिंसिपल साहब इस कैलेंडर पर निगाह लगाकर बैठे हुए खन्ना का इंतजार करते रहे और सोचते रहे, इसे वाइस प्रिंसिपली का शौक ना चढ़ाया होता तो कितना अच्छा होता। वे भूल गए कि सबके अपने अपने शौक हैं। रामाधीन बेगम खिड़वी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविताएं लिखने का शौक है। उन्हें अपने दफ्तर पर रंग बिरंगे कैलेंडर टांगने का शौक है। और चपरासी को, जो कि क्लर्क की तरह ही वैद्य जी का रिश्तेदार था, अकड़ कर बात करने का शौक है। प्रिंसिपल साहब खन्ना का इंतजार करते रहे। उधर होने वाली घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाहर के बरामदे में क्लर्क साहब आकर खड़े हो गए। दीवार के पीछे और खिड़की के नीचे डॉली मास्टर टांग पसार कर खड़े खड़े पेशाब करने के बजाय बीड़ी पीने लगे। इस बात का खतरा नहीं रहा कि खन्ना और प्रिंसिपल साहब का संवाद जनता तक पहुंचने के पहले ही हवा में उड़ जाएगा।